शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वहां पर किसान ने मोर्चा संभाला हुआ है। राकेश टिकैत वहां पहुंचे और इन तस्वीरों से साफ हो रहा है दोस्तों की जबरदस्त हुजूम है इस वक्त वहां उनके स्वागत के लिए। किसान अपने मुद्दे उठा रहा है और यह सरकार के लिए जबरदस्त चिंता का सबब है। क्या कहा राकेश टिकैत ने जब उनसे पूछा गया कि आपका यह आंदोलन राजनीतिक तो नहीं है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आज मध्य प्रदेश में जब आप रीवा पहुंचे, आज जबलपुर आए, क्या माहौल आपको नजर आ रहा है? माहौल तो ये तो क्रांति करनी पड़ेगी यहाँ के किसानों को। देखो, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल मंडी के बाहर बेच लो, तो मंडी के बाहर और तो मंडी लगी नहीं, हमें मंडी के बाहर डीएम का ऑफिस लगा, एसडीएम का ऑफिस लगा, अगर पुलिस प्रशासन रोकेगा तो थाना लगा, तो वहाँ पे कम से कम एमएसपी बिक जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। मध्य प्रदेश में अब तक कोई बहुत बड़ा किसान आंदोलन नहीं आया, आ जाएगा। कांग्रेस का लीड ज्यादा रही। अच्छा, ये राजनीतिक इसमें राजनीति का तो कोई मतलब है ही नहीं, है तो नॉन पॉलिटिकल है। राजनीति वाला तो राजनीति तो रही नहीं यहाँ देश में, कहाँ राजनीति रहेगी? यहाँ तो कंपनी राजनीति कर रही भाई। यहाँ ना सरकार है किसी पार्टी की, सरकार भी नहीं है किसी पार्टी की। बीजेपी का ये कहना है कि जहाँ आगामी दिनों में चुनाव है, चाहे बंगाल में हो, राज्य के नहीं, यहाँ क्या चुनाव है, निकाय के, वहाँ आपका दौरा ज्यादा देगा? ना तो हम तो सब जगह जाएंगे। हमारे पास इसको देश में कोई पासपोर्ट व्यवस्था तो है नहीं कि वीजा लेना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी हमारी किसान संगठन के एडवाइजर बॉडी की ना मेंबर है, उसको तो मेंबर भी नहीं है, हमारी बॉडी की मेंबर तो वो है। और मीडिया का क्या कवरेज है वो आपको इस तस्वीर से पता चल जाएगा। यह तस्वीर जो कह रही है मोदी विरोध के लिए किसानों का मुखौटा। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध भी हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश थोड़ी ना है। अरे जब आपातकाल चल रहा था, जब इंदिरा गांधी का वर्चस्व था पूरे देश में, तब कांग्रेस के एक चाटुकार ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। यहां तो पूरा मीडिया लगा हुआ यह कहने में कि मोदी इक्वल टू इंडिया। आपको यह बात अटपटी नहीं लगती है? और अब भी इस सरकार के सांसद किसान को गाली दे रहे हैं, उसके बारे में आप शब्द कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर खामोश हैं। साक्षी महाराज ने हमारे किसानों की तुलना किन लोगों से की, आप खुद सुनिए। वो किसान है ही नहीं, या तो खालिस्तानी है, या आतंकी हैं, या दलाल हैं, या राजनीतिक पार्टी का कुछ लोग हैं। अब राकेश टिकैत को अगर हम लें तो 2014 में राकेश टिकैत हमारे प्रत्याशी के सामने अजीत सिंह की पार्टी से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, 9000 ही वोट नहीं मिले थे। तो जिस आदमी को 9000 वोट न मिले हों, अब अपनी धरती तलाशने के लिए किसान का आंदोलन लेके खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, कुछ यहां से पुश कर दिया गया। वो पंजाब में कांग्रेस सरकार है, वहां से पुश कर दिया गया। तो ये राजनीतिक स्टैंड है। किसान तो खेत में काम कर रहा है। क्या यूपी में किसान नहीं है? हरियाणा में किसान नहीं है? मध्य प्रदेश में किसान नहीं है? सारे छत्तीसगढ़, सारे देश में किसान है। कहीं किसान आंदोलित नहीं है। पर दिल्ली के बॉर्डरों पर, जो बॉर्डर राजस्थान से सटता है, जो पंजाब से सटता है, वहां पर केवल एक तमाशा हो रहा है। मगर मुझे खुशी है कि सरकार से जुड़ी कुछ आवाजें हैं जो प्रधानमंत्री को एक अच्छी नसीहत दे रहे हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, आप सुनिए। सत्यपाल मलिक का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी एक पत्रकार को सलाह दी है कि किसानों से वार्ता करें, किसानों का अपमान ना हो। मगर सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री सत्यपाल मलिक की आवाज सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे? क्या कह रहे हैं सत्यपाल मलिक, आप खुद सुनिए। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं। लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी पर कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा।
आप लगातार किसान की बेइज्जती करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग उसकी आवाज में आवाज बुलंद करते हैं, उनके दफ्तरों में आप ईडी के रेड्स मार देते हैं। उन युवाओं को 22-22 साल की दिशा रवि को आप गिरफ्तार कर लेते हैं और उनका गुनाह सिर्फ इतना कि वो एक टूल किट का प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ किसान आंदोलन का जिक्र होता है। दुनिया भर में, चाहे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हो, चाहे अमेरिकी संसद हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र हो, सिंगर रिहाना हो, ग्रेटा थनबर्ग हो, आज की तारीख में सभी भारतीय किसान की आवाज में आवाज बुलंद कर रहे हैं। मगर हमारी सरकार के माने तो ये तमाम लोग जो हैं वो खालिस्तानी समर्थक हैं। मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंखें खोलिए और हकीकत से मुंह मत मोड़िए। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपको याद है जब अन्ना आंदोलन हुआ था? दोस्तों, उस वक्त मैं आज तक न्यूज चैनल में काम कर रहा था और मुझे याद है जब मैं आज तक न्यूज चैनल में था तो उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे सलमान खुर्शीद, हमने उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी। उनके जो एनजीओज हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, ये लोग जो हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, ना राजनेता थे। ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोग थे। मैं नहीं भूला हूं, उस वक्त अरविंद केजरीवाल जो हैं उन तमाम जगहों पर जा रहे थे और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब अन्ना आंदोलन से जुड़े लोग उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और वो गुनाह नहीं है, तो आज की तारीख में अगर किसान पश्चिम बंगाल जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, तो उसमें क्या गुनाह हो गया भाई? भारतीय जनता पार्टी क्या सीधे स्वर्ग से उतर कर आई है? तो ये तमाम चीजें जो है दोस्तों वो हजम नहीं होती हैं। और जब हम सियासत की बात कर ही रहे हैं दोस्तों, तो आजकल पश्चिम बंगाल की चर्चा है। मैं आपके सामने दो खबरों की चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों और बतलाना चाहूंगा कि किस तरह के दोहरे मापदंड को जीती है हमारी मीडिया। मैं इसके जरिए यह भी सवाल उठाना चाह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज नॉट वेल? क्या वो अभी से ही ये लड़ाई हार रही है? पहली तस्वीर आपके सामने, यह तस्वीर एनडीटीवी पत्रकार मोनीदीपा बैनर्जी के हवाले से हमें मिली है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं अपने ही नेताओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि तृणमूल कांग्रेस से जो बागी आए हैं उन्हें आपने टिकट्स दे दी, मगर आप अपने ही लोगों को भूल गए। यह अपने आप में खबर है। और मैं आपको बतला दूं, इस तरह की तस्वीरें आपको सभी पार्टियों में दिखाई देंगी चुनावों के दौरान। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, क्या आपने यह तस्वीर एनडीटीवी जैसे इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स को छोड़ के किसी और चैनल में देखी? क्योंकि अगर तमाम बड़े न्यूज चैनल्स में यह खबर दिखाई जाती तो उससे क्या संदेश जाता कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से बिखर रही है पश्चिम बंगाल में। मगर वो ये ऐसा कैसा कर सकते थे? और यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला कर रहे हैं, वो क्या बयान दे रहे हैं मानो अभी से हार गए हैं। देखिए, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी अब चुनाव आयोग जा रहे हैं क्योंकि उनके मुताबिक ममता बनर्जी ने जब अपना नामांकन भरा था नंदीग्राम से तो उन्होंने जरूरी जानकारी को छुपा दिया था। अरे शुभेंदु जी, आपकी फील्डिंग में तमाम न्यूज चैनल्स लगे हैं। मुझे तो यह भी खबर मिली है कि जो नोएडा आधारित, नोएडा बेस्ड न्यूज चैनल्स हैं, उन्हें यह नसीहत दी गई है कि न्यूज चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को दिखाया जाए, ममता बनर्जी को नहीं। तो आपको डर की क्या बात है? आप काहे घबरा रहे हैं इस तरह से? दोस्तों, अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मीडिया किस तरह से बीजेपी की सुपारी लेकर इन चुनावों में उतरी है। और उसके लिए कुछ और नहीं, आपको इन न्यूज चैनल्स की खबरों पर निगाह डालनी होगी। भय की सीक्रेट स्टोरी, नंदीग्राम जरूरी या मजबूरी। मैं आपको बतला दूं, दरअसल यह खबर तब चलाई गई थी जब ममता बनर्जी ने यह फैसला किया था कि मैं एक ही जगह से चुनाव लड़ूंगी और वो है नंदीग्राम। आगे देखिए, दीदी की टीम 291, टीम नरेंद्र मोदी पर सीधा आक्रमण। यानी कि दीदी अगर अपने 291 विधायकों के साथ या नुमाइंदों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो वो तो टीम 291 हो गई।
मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके तमाम मंत्री, साथ में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तमाम लोग जो उनकी टीम में हैं, ये टीम इन न्यूज चैनल्स को दिखाई नहीं देती। आगे देखिए साहब, बंगाल का पर्चा आउट, मोदी विजय पर नो डाउट, दीदी ने छोड़ा घर, नरेंद्र मोदी का डर। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ये जो तमाम न्यूज चैनल्स हैं पूरी तरह से सेवा भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं और ये तस्वीरें पूरी तरह से उसकी बानगी हैं। और एक खबर जो पूरी तरह से दब गई पिछले 2 दिनों में, और वो बहुत बड़ी खबर है, इस पे बवाल भी होने वाला है, वो ये कि केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ताकत को कम किया जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार संसद में एक बिल लाने वाली है। इस बिल के अंतर्गत सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा और आगे से केजरीवाल सरकार का मंत्रिमंडल जो भी फैसला करेगा, जब तक उस पर उपराज्यपाल की मोहर नहीं लगेगी, वो फैसले मायने नहीं रखेंगे। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं इसकी चर्चा करने से पहले। मोदी सरकार के 300 से ज्यादा सांसद हैं लोकसभा में। दिल्ली के अंदर जो तमाम 7 सांसद हैं वो बीजेपी के हैं। आपके पास ईडी की ताकत है, इनकम टैक्स की ताकत है, आपके पास तमाम ताकत है, पूरा मीडिया आपके सामने नतमस्तक है, फिर भी इतनी असुरक्षा, फिर भी आप इस तरह से चुनी हुई सरकार की ताकत कर रहे हैं, वो भी बगैर किसी कारण के। मैं आपको एक एक करके बतलाना चाहूंगा कि इस फैसले के क्या मायने हैं, आम आदमी पार्टी ने इसने क्या कहा, एक एक करके। गृह मंत्रालय केजरीवाल सरकार के अधिकारों पर काबू पाने के लिए संसद में एक बिल ला रही है, जिसके बाद दिल्ली कैबिनेट के सभी फैसलों पर उपराज्यपाल की मोहर जरूरी होगी। आसान शब्दों में कहा जाए कि अगर यह बिल वजूद में आ जाता है तो उपराज्यपाल ही दिल्ली की राज्य सरकार हैं। यह बिल उपराज्यपाल को उन क्षेत्रों में भी शक्ति या अधिकार देता है, दखल देता है, जहां कानून बनाने का अधिकार अब तक केजरीवाल सरकार के हाथ में था। दूसरी बात, 1991 में संविधान की धारा 239 ए के अंतर्गत दिल्ली बतौर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश वजूद में आया था, जहां कानून व्यवस्था और जमीन को छोड़ उसके पास सभी मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार था। अब ऐसा नहीं रहने वाला है। तीसरा मुद्दा, गृह मंत्रालय 1991 एक्ट के सेक्शंस 21, 24, 33 और 44 में संशोधन ला रही है। चौथा मुद्दा, गृह मंत्रालय का कहना है कि इस नए संशोधन को वजूद में लाने का मकसद यही है कि इससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल में बेहतर तालमेल होगा और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अंतर्गत दोनों की भूमिका की बेहतर व्याख्या होगी, यानी कि उसे बेहतर ढंग से परिभाषित किया जाएगा। इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाही बताया है। क्या कह रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आइए सुनते हैं। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल एलजी के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों, ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो। आप जानते हैं, जैसे कि इस पहलू के शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि जिस सरकार के पास 300 से ज्यादा सांसद हैं, तमाम ताकत है, क्या वो इतनी असुरक्षित है कि वो इस तरह से राज्यों को कमजोर करने में लगी हुई है? मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आपने एक और ऐसा कदम उठाया जिससे उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार में टकराव होगा। आपने एक और ऐसा कदम उठाया जिसमें मोदी सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार में टकरार होगा। तो मैं बीजेपी से यह सवाल पूछना चाहता हूं,